हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डीके सिंह। वेलकम बैक टू योर चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे जो है क्लास 10th के लिए हिंदी मीडियम का इम्पोर्टेंट साइंस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ सिलेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। आपका आज का टॉपिक होने वाला है केमिस्ट्री, है ना, रसायन विज्ञान। और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, है ना, कि आखिर बोर्ड एग्जाम में हिंदी मीडियम का जो पेपर आपको मिलेगा उसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। और ये वीडियो का पहला पार्ट है, ठीक है दोस्तों। इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, ये वीडियो का पहला पार्ट है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो ये हिंदी मीडियम के सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये खास करके जो है झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन ज्यादातर सिलेक्ट जो किया गया है वो झारखंड बोर्ड को विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बोर्ड एग्जाम का डेट हमारा तय हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए अब गलती से भी इन सारे सवाल को छोड़ने का मतलब नहीं सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, मेरे चैनल का नाम है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। अगर पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि स्क्रीन में आपको पहला सवाल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ऊष्मा शोषी एवं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का क्या अर्थ है ना, इसका मतलब क्या है, उदाहरण के साथ हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ पे उदाहरण के साथ बता देना है कि क्या इसमें अर्थ है, इसका उदाहरण देना है दोनों का, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि 2 मार्क्स में आपको लिखना कितना है, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप यहाँ पे आंसर आपका स्क्रीन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये मेरे चैनल का हैंडल हो गया, ठीक है ना। ये मेरे चैनल का हैंडल हो गया @DK Singh 2022, ये टाइप करेंगे यूट्यूब में तो ऑलरेडी ये जो है एग्जिस्टिंग जो चैनल है आपको दिखाई देगा, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नए लोग वहां पे सब्सक्राइब करेंगे, जो पुराने मेरे साथी हो तो देख ही रहे हैं वीडियो को, है ना। तो चलिए पहला सवाल का हम लोग आंसर यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा क्षेपी का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, है ना। उत्पाद का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, मतलब हीट रिलीज करेगा, ठीक है ना। ऊष्मा भी उत्पन्न होगा तो ऐसी अभिक्रिया हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। उदाहरण देख लीजिए यहाँ पे, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। दूसरा देख लीजिए, आपके पास मीथेन है, ये क्या है, CH4 क्या हो गया, मीथेन है, ठीक है ना। मीथेन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और यहाँ पे देखिए आपके पास H2O भी बनेगा और ऊष्मा भी यहाँ पे उत्पन्न होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए और आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की तरफ, ठीक है ना। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यहाँ पे देख लीजिए कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है ना। इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे ऊष्मा शोषी, यानी कि एंडोथर्मिक। ऊष्मा शोषी क्या बोलेंगे दोस्तों, एंडोथर्मिक बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसका उदाहरण है, आप देख लीजिए आप यहाँ पे कि जब लोग नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे NO बनेगा प्लस में ऊष्मा यहाँ पे उत्पन्न होगा। दूसरा देख लीजिए हमारे पास क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, BaOH का होल 2N2HH2, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो बेरियम क्लोराइड बनेगा, अमोनिया गैस बनेगा, H2O बनेगा और ऊष्मा यहाँ पे उत्पन्न है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आगे हम लोग सवाल में यहाँ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप यहाँ पे देख लीजिए। अगला सवाल हमारे पास है, यहाँ पे पहला सवाल खत्म हो गया। अगला सवाल हमारे पास आघातवर्ध एवं तन्य का अर्थ बताइए, ठीक है ना। आघातवर्ध का मतलब क्या है, तन्यता का मतलब क्या है। तो इसका हम लोग आंसर यहाँ पे देख लीजिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का, कि कुछ धातुओं को पीटकर चादर बनाए जा सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आघातवर्ध कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आघातवर्ध बोलेंगे। और कुछ धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में हम लोग फैला सकते हैं, है ना, तार के रूप में खींच सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, तन्यता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया डक्टिलिटी, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक दे लीजिए, क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। चलिए
ये आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे तन्यता वाला और घातवर्ध वाला, ठीक है ना। चलिए हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ यहाँ पे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 हमारे पास है कि अम्ल एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्यों? हमें कारण बताना है और उदाहरण भी देना है, ठीक है ना, कि अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 3 का हम लोग यहाँ पे आंसर देखेंगे। सवाल नंबर 3 का आंसर यहाँ पे देख लीजिए कि अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, लवण बनेगा, ठीक है ना, लवण बनेगा और जल बनेगा, अर्थात दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, ठीक है ना। अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा जल बनेगा और ये अभिक्रिया एक दूसरे में क्या हो जाएगा, उदासीन कर देगा, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए आप यहाँ पे। अब अगर उदाहरण यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, या आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या आपका NaCl यानी कि नमक हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका नमक बनेगा प्लस में जल बनेगा, ठीक है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग यहाँ बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। और 4 नंबर सवाल जो आपके पास है यहाँ पे दोस्तों, वो देख लीजिए, विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग लिखना है, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे उपयोग लिखेंगे। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, यहाँ पे विरंजक चूर्ण का क्या क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग आपका क्या हो गया, कीटाणुनाशक के रूप में। दूसरा उपयोग हो गया आपके पास यहाँ पे लॉन्ड्री में विरंजन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कपड़े वगैरह धुलाई करते हैं वहां पे। तीसरा हो गया रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में हम लोग इसको, ऑक्सीडेंट है ना, उपचायक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे 3 उपयोग बता दिया हुआ है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। हम लोग आज का सवाल नंबर 5 यहाँ पे देखने वाले हैं। सवाल नंबर 5 यहाँ पे देख लीजिए आप कि जब लोहे के कुल को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसका हमें आंसर देना है, क्यों बदल जाता है और किस रंग का होता है वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आंसर पे ध्यान देंगे। आपके पास जो आंसर यहाँ पे है उसको पहले यहाँ पे फोकस कीजिए आप यहाँ पे, ठीक है ना, कि लोहे के कील है ना, लोहे के कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन से डाला जाएगा तो क्या होगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब विस्थापित कर देगा, और क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा, ठीक है ना, लोहा का सल्फेट बनाएगा। तो आयरन सल्फेट बनने के कारण जो कॉपर सल्फेट का जो रंग होगा ना, वो कैसा हो जाएगा, गहरा नीला रंग होता है, वो कैसा बदल जाएगा, हरा रंग में बदल जाएगा। तो आपको यहाँ पे ना कलर कॉम्बिनेशन का भी सवाल पूछा जा सकता है कि रंग पहले कैसा था और बाद में रंग कैसा हो गया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रंग को भी ध्यान से रखना है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे क्या आयरन है, आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पे अभिक्रिया किया है तो क्या बना, आयरन का यहाँ पे सल्फेट बना हुआ है, प्लस में कॉपर यहाँ पे बाहर हो गया। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, सक्रियता श्रेणी, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जो कॉपर होता है वो काफी नीचे होता है और आयरन जो होता है काफी ऊपर होता है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया, ठीक है ना, ज्यादा सक्रिय धातु है तो कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देगा। बात समझ में आ गया। चलिए सवाल नंबर 5 आपका यहाँ पे फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं। 6 नंबर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एक तत्व ए है ना, एक तत्व आपके पास ए दिया गया है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 2 8 8 2, यानी कि 2 और 8 10, 10 और 8 18 और 2 20 यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 20 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बांट दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि तत्व ए की वर्ग संख्या बताइए, मतलब ग्रुप बताना है आपको, ठीक है ना, आवर्त संख्या बताइए, यानी कि पीरियड आपको बताना है। तो देखिए आपको ध्यान से मैं बताता हूँ, एकदम क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो तत्व का वर्ग संख्या यहाँ पे पूछा गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा गया था, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो था 2 8 8 2 लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो आपका जो लास्ट जो वैलेंसी होता है ना, जो संयोजकता होता है, उसी से डिसाइड होता है वर्ग संख्या। तो संयोजकता आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो आपका वर्ग कितना हो गया, 2 हो गया। 1 2 3 4 है ना, ये आपका KLMN ऐसे बांटा गया है। तो 4 गो यहाँ पे सेल हो गया, 4 गो यहाँ हो गया आपका कक्ष, यानी कि आवर्त संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आज का क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास देखिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, ठीक है ना, इसका हमें आंसर बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि रासायनिक समीकरण को
संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए, ठीक है ना, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद यानी कि प्रतिफल दोनों के द्रव्यमान क्या होते हैं? समान होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमको क्या करना होता है कि अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को बराबर करने के लिए समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए जरूरी है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ना, वो आपको पता होना चाहिए, और इसको जो है सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ये चीज आपको जरूरी है, ठीक है ना। तो आपको इतना आंसर लिखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गलती से भी आप इसको मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 हमारा हो चुका है। सवाल नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे। सवाल नंबर 8 आपके मोबाइल स्क्रीन में दिखाई देगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2 यानी सोडियम ऑक्साइड का जो निर्माण है ना, उसे हमें दिखाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 8 यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है सारे, है ना। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे, एक बातें आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं सीखेंगे, क्योंकि उनको क्या होता है कि वीडियो देखेंगे स्किप करेंगे, तो वैसे लोगों का भी कमी नहीं है। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि अगर बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करना है तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा जब तक इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को सीख नहीं जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 8 हम लोग आप देखते हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा इसे हमें दिखाना है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सोडियम जो हमारा होता है धातु है, मेटल है, ठीक है ना, जबकि हमारे पास ऑक्सीजन क्या है? अधातु है, यानी कि नॉन मेटल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सोडियम। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है 2 8 1 11 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैंने क्या किया कि सोडियम पहले क्या था? नॉर्मल में यहाँ पे था, नॉर्मल अवस्था में था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये आयन बन चुका है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन को दान किया, तो 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया हुआ है। अब उसी प्रकार से ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 6 होता है। क्यों? क्योंकि 8 इसका परमाणु संख्या होता है, ठीक है ना। तो 8 परमाणु संख्या, तो 2 और 6 में मैंने बांट दिया, ठीक है। अब देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपना अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ही ग्रहण करेगा ना। तो 2 जैसे ग्रहण करेगा तो यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी कि पहले 8 था टोटल, अब टोटल 10 हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया ना, तो 2 यहाँ पे माइनस लग जाएगा। और सोडियम ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को दान किया था, तो 1 यहाँ पे प्लस हो चुका था, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा आपको समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब पूरा कंप्लीट आप रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2Na प्लस O2 माइनस, ठीक है ना। तो आपका बन गया यहाँ पे क्या? Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना। आपका धात्विक ऑक्साइड हो गया Na2O, ठीक है। अब इसी को दिखा दीजिए यहाँ पे। 1 इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे बाहरी कक्ष में, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है बाहरी कक्ष में। सोडियम का 2 परमाणु है ना, तो मैंने यहाँ पे 2 सोडियम का परमाणु दिखा दिया। और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो मैंने 1 ऑक्सीजन का परमाणु दिखा दिया। और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे बाहरी कक्ष में, तो मैंने यहाँ पे 6 दिखा दिया हुआ है। अब 1 सोडियम क्या करेगा? इसको दे देगा, ये भी सोडियम इसको क्या करेगा? दे देगा, ठीक है दोस्तों। तो दोनों जैसे ही यहाँ पे दे देगा ना, तो ये क्या करेगा? Na प्लस हो जाएगा और O2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको क्लियर यहाँ बात समझ में आ चुका होगा, 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग यहाँ पे 9 पे आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 यहाँ पे देख लीजिए आप कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन से मापदंड को अपनाया, ठीक है ना। ये आपका मेंडे आवर्त सारणी वाला चैप्टर हो गया, साइंस में चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से वो मतलब हमारे पास मापदंड है, कौन कौन से क्राइटेरिया था जिसको उन्होंने फॉलो किया हुआ था। तो हम लोग 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका देखिए यहाँ पे ध्यान पे, आप अपने मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा दिखेगा? 9 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है, तो लिखेंगे आंसर क्या है? आप लिखेंगे कि मेंडलीफ द्वारा अपनाया गया मापदंड निम्नलिखित है। मतलब उन्होंने जो क्राइटेरिया, जो उन्होंने नियम यहाँ पे लगाए हुए थे, सारे क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया क्या था कि उन्होंने जो है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। उन्होंने तत्वों को कैसे सजाया था? परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में सजाया हुआ था, ठीक है ना। दूसरा देखिए, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया गया था, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि तत्वों के हाइड्राइडों एवं ऑक्साइडों के अणुसूत्रों के मूलभूत गुणधर्म मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। हाइड्राइड कहने का मतलब इसे समझ सकते हैं,
NaH लिख दिए तो सोडियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है ना। यहीं पे Na2O लिख दिए तो सोडियम का ऑक्साइड हो गया, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, और जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्राइड बना देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक चीजें काफी क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग आज का सवाल नंबर आगे की तरफ, सवाल नंबर आपका 10 की तरफ, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर आपके पास जो 10 है यहाँ पे कि अवक्षेपण, है ना, इसको हम लोग प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन, है ना। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखेंगे आप कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया के यहाँ पे आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके मोबाइल स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है। हम लोग यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें रंग के अवक्षेप अर्थात जल में अविलेय पदार्थ जो होंगे ना उनका निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये आपका हो गया सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट का जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका नमक का हो गया, ये जो आपका सूत्र है NaCl क्या हो गया, साधारण नमक का, ठीक है ना। और ये आपका अवक्षेप कौन सा बना, बेरियम सल्फेट बना हुआ है, ये आपका बेरियम क्लोराइड है, ये आपका सोडियम सल्फेट है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानेंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम लोग यहाँ पढ़ते हैं 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया क्या है, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का आंसर यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पे सामने है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक क्या होता है दोस्तों, एक तरह का कैटलिस्ट है, ठीक है ना। उत्प्रेरक क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। यानी कैटलिस्ट कहने का मतलब क्या होता है कि ये ना तो अभिक्रिया में डायरेक्टली भाग लेगा, नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा, है ना। ये जो अभिक्रिया को होगा तेज करा सकता है, कम समय में अभिक्रिया को पूरा करा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से उत्प्रेरक का काम हो गया, अंग्रेजी में इसको कैटलिस्ट कहेंगे, ठीक है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाएगा आपका, वो आपका आ जाएगा असंतृप्त में अल्किन और अल्काइन दोनों आ जाएंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा तो अल्केन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अल्केन, अल्केन, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एलकेन, केन रहेगा, एल्केन, ठीक है। और असंतृप्त का मतलब क्या हो गया, अल्किन या अल्काइन हो जाएगा, ठीक है। तो जब अल्किन या अल्काइन रहेगा यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा, वहां जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन होगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ाव हो जाना, ठीक है ना। चलिए तो इसका उपयोग देख लीजिए आप यहाँ पे, इसका उपयोग क्या है कि असंतृप्त तेल को, है ना, असंतृप्त तेल को वनस्पति घी में, है ना, वनस्पति घी में बदलने के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। अभिक्रिया यहाँ पे देख लीजिए, खाद्य तेल यानी कि खाने वाला तेल हो गया, ठीक है ना, खाने वाला तेल हो गया, हाइड्रोजन के साथ जब ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, वनस्पति घी का निर्माण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए सवाल नंबर आपको 11 भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देख लीजिए कि एथेनोइक अम्ल के प्रयोग लिखे, ठीक है ना। एथेनोइक अम्ल को हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एथेनोइक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है ये, ठीक है। तो इसका हम लोग उपयोग यहाँ पे देख लीजिए, इसका उपयोग हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं क्या क्या यहाँ पे उपयोग है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है। तो इथेनोइक अम्ल को हम लोग फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास CH3COOH, ये आपका इथेनोइक अम्ल हो गया, यानी कि एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है ना। इथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल हो गया, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल का उपयोग क्या क्या यहाँ पे है, पहला उपयोग हो गया साबुन एवं एस्टर बनाने में, ठीक है। पहला उपयोग क्या है, साबुन एवं एस्टर बनाने में। दूसरा हो गया दवा, पेट्रोलियम और प्लास्टिक उद्योग में, ठीक है। तीसरा हो गया खाद्य पदार्थों के परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग जो यहाँ पे परिरक्षक को क्या बोलते हैं, हम लोग प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रिजर्वेटिव, ठीक है, प्रिजर्वेटिव, ठीक है। ये आपका हो गया परिरक्षक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको 12 नंबर सवाल तक क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया आपसे कि उत्कृष्ट गैसों का, यानी जो इनर्ट गैस होते हैं, जो नोबल गैस होते हैं, है ना,
उनको अलग समूह में क्यों रखा गया, अलग ग्रुप में उनको क्यों रखा गया, है ना। नहीं होता है हमारे पास कि लोगों को अलग अलग बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे आप क्लास में देखते होंगे तो 8 क्लास वाले बच्चे को एक जगह बैठाया जाता है, 10 वाले को एक जगह बैठाया जाएगा, अलग अलग सेक्शन के बच्चे को भी एक साथ बैठाया जाता है। मतलब ए वाले को ए के साथ, बी सेक्शन को बी के साथ, सी वाले को सी के साथ, है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे नोबल जो गैस है ना, यानी कि जो आपका उत्कृष्ट गैस होता है उसको भी अलग रखा गया, ठीक है ना, अलग ग्रुप में रखा गया है, अलग समूह में रखा गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों, इसके कारण क्या क्या है, तो हम लोग इसका आंसर यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए आप यहाँ पे इस सवाल का आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए आप ध्यान से आप देखिए, मैंने इसका आंसर लिख रखा हुआ है। आपको 2 नंबर के लिए बिल्कुल इतना ही लिखना है, बहुत ज्यादा बहुत कम का आपको सोचना ही नहीं है। कम से कम ये आपका जो मॉडल आंसर है इतना ही आपको लिखना है, आपका पूरा 2 का 2 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि उत्कृष्ट गैस जो होते हैं उनकी संरचना समान है, क्योंकि प्रत्येक उत्कृष्ट गैस अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है ना, 8 अंतिम कक्ष जो होता है दोस्तों, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो होता है मौजूद होता है अंतिम कक्ष में। जैसे मान लीजिए आपके पास पहला कक्ष क्या होता है, के, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है एम, चौथा होता है एन। तो जो भी अंतिम कक्ष होगा उसमें ना आखिरी इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 8 रहेगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि एक जैसे मान लीजिए आपके पास नियोन हो गया, तो नियोन के कैसे लिखेंगे, 2 8 लिखते हैं। देखिए आखिरी में क्या मिला, 8। फिर नियोन के बाद उत्कृष्ट गैस कौन होता है, आपका नियोन के बाद होता है एक आर्गन भी होता है, तो कैसे लिखेंगे, 2 8 8 लिखेंगे। यानी इसका जो परमाणु संख्या नियोन का है 10 होता है, तो मैंने क्या किया, 2 8 इलेक्ट्रॉन का विन्यास कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार से ध्यान से देखेंगे आप, तो आर्गन का मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 8 8। यानी आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु संख्या है वो 18 होता है, तो मैंने क्या लिखा, 2 8 8। तो ध्यान से देखेंगे ना, तो आखिरी जो कक्षा है आपके पास उसमें कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि जो अंतिम कक्ष होता है ना, लास्ट वाला जो सेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ठीक है ना, कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इनमें अन्य तत्वों से संयोग करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। मतलब ये क्या करेगा ना, दूसरे के साथ कोई मतलब नहीं, बोलिए इसको दोस्ती करना ही नहीं टाइप का, ऐसा मतलब ये एटम है, ऐसा परमाणु है। ठीक है ना, मतलब ऐसा तत्व है जिसको बाकी दूसरों से मतलब ही नहीं है, दूसरों के साथ कोई इसका रिलेशन नहीं है, मतलब संयोग करना ही नहीं चाहता, इसका प्रवृत्ति नहीं होता है, इसका ऐसा टेंडेंसी होता ही नहीं। ठीक है ना, तो अतः ये क्या है, अक्रिय गैस है, मतलब इनर्ट गैस है ना, नॉन रिएक्टिव गैस कह सकते हैं। तो ये प्रवृत्ति में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हीं कारणों से जो उत्कृष्ट गैस होते हैं उनको अलग समूह में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको पता होगा बदमाश बच्चा होता है ना क्लास में, तो उसको अलग रखा जाता है, कभी कभी बेंच में खड़ा कर दिया जाएगा। तो बस ऐसा मान लीजिए कि उत्कृष्ट गैस को भी अलग बेंच में खड़ा कर दिया गया है, मतलब अलग ग्रुप में रख दिया गया, अलग समूह में रख दिया गया है। बात समझ पा रहे हैं। तो यहां तक आपका सवाल नंबर जो 13 है कंप्लीट होता है, और हम लोग इस वीडियो का आखिरी सवाल, कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे सब भला करते हैं, सवाल नंबर 14 को आज कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपका हम लोग केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले सवाल यहाँ पढ़ लीजिए कि जो आयनिक कंपाउंड होता है, यानी कि जो आयनिक यौगिक होता है, उनका गलनांक है ना, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, गलने का मेल्टिंग पॉइंट उच्च क्यों होता है, हाई क्यों होता है। आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक जो होता है, हाई क्यों होता है, उच्च क्यों होता है, हमें इसका जवाब देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसका जवाब दे देते हैं। ठीक है, तो 14 नंबर सवाल यहाँ पे देख लीजिए आप, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है कि आयनिक यौगिकों का निर्माण जो होता है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से होता है। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे सोडियम है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, आपके पास एक क्लोरीन है। ठीक है, तो सोडियम के पास जो बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि क्लोरीन के पास बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 8 7 लिख सकते हैं, और इसका क्या लिखेंगे, 2 8 1 लिखेंगे। इसका के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष, यहाँ पे देखिए के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका धातु है, सोडियम क्या हो गया, धातु हो गया, जबकि क्लोरीन क्या हो गया, अधातु हो गया। ठीक है ना, तो सोडियम धातु यानी कि मेटल है। ठीक है, और क्लोरीन क्या है हमारे पास, अधातु यानी कि नॉन मेटल है। तो यहाँ पे जो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या कितना है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 डॉट यहाँ पे बना दिया। उसी प्रकार देखेंगे क्लोरीन जो कि एक अधातु है, अधातु यानी कि नॉन मेटल। ठीक है ना, तो यहाँ पे
ये आपके पास मैंने क्या किया, 7 इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्ष में, तो मैंने 7 का 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करेगा, धातु को ना ग्रहण करने का क्षमता नहीं है। धातु क्या करेगा, दानी है ना। ऐसे इसको ध्यान रखिए कि धातु जो होते हैं दानी होते हैं, अधातु भिखारी टाइप का आदमी, समझ लीजिए, है ना। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अधातु जो होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जबकि जो धातु होगा इलेक्ट्रॉन को देगा, ये दान करेगा, ठीक है ना, डोनेट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब आप इसको दे देंगे ना, तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा मात्र 2 और 8। यहाँ पे सोडियम प्लस हो गया। आप एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितना बचा, 2 और 8 यानी कि 10 बचा हुआ, ठीक है ना। अब उसी को देखिए, क्लोरीन पहले कितना था, 7 था, अब एक ले लिया तो बाहरी में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 8 8 लिख देंगे। तो ये आपका पूरा समझने का तरीका हो गया, ठीक है दोस्तों। अब लोग इसका आंसर कितना लिखना वो यहाँ पे देख लीजिए कि जो आयनिक यौग का जो निर्माण होता है ना, वो कैसे होता है इसका निर्माण, कि पूर्ण स्थानांतरण, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है, यौगिक बनता है। और इनमें जो इन यौगिकों में अंतर आणविक जो बल होता है ना, इंटर फोर्स जो होता है, अंदर का जो फोर्स लगता है, बल लगता है, इंटर आणविक है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, क्या होता है, काफी मजबूत होता है, स्ट्रोंग होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, है ना, आवश्यकता पड़ती है। तो इसी कारण से यौगिकों का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, हाई होता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप अगर मजबूत रहेंगे ना, तो आप मजबूत अगर रहेंगे तो आप अच्छा तरीका से यहाँ पे जो है आपको कोई जल्दी तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन आप कमजोर रहेंगे तो जल्दी आपको कोई तोड़ पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग आंसर लिख दिए, गलनांक उच्च होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है।